तो ये आ जाओ जल्दी सब। आवाज का एक बार बता दो, आवाज सही है, क्लियर है? आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के। अगर हम हिसाब से बात करें तो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन और हिंदी में कहते हैं सूर्यातप। राम राम भाई सभी को, नमस्ते। बादल राणा, अजय गौतम, योगेंद्र कुमार, प्रियंका, सूर्यवंशी। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है, सोलर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। कल मैंने वीडियो डाल दी थी एक, वो आपने देख ली होगी। ठीक है, छोटा सा पार्ट था सोलर सिस्टम का, जो रटना ज्यादा था, उसमें समझाना कम था, तो इसीलिए मैंने वो रिकॉर्डेड आपको दे दी है कि एक बार उससे देख लेना, उसके नोट्स बना लेना, और पीडीएफ वैसे मैंने भेज भी दी है। ठीक है, कि बुध की क्या विशेषताएं हैं, शुक्र की क्या विशेषताएं हैं, वो ये सब थी चीजें। ठीक है, तो वो रटना था, तो इसीलिए कल का मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्यातप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पेपर में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बात तो आती है कि भैया इसका अर्थ क्या है, सूर्यातप का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि नाम है, सूर्या यानी सूर्य, और तप मतलब तापमान, यानी उसके हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके द्वारा जो तापमान पृथ्वी पर आ रहा है। तापमान मतलब गर्मी जो आ रही है। ठीक है, तो सूर्यातप की अगर बात करूं तो सूर्यातप का अर्थ क्या होता है, तो सूर्यातप का अर्थ है सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, इंसोलेशन कहते हैं। सूरज के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सूर्यातप। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो पृथ्वी पर आ रहे हैं सूरज की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, याद करो जरा, मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि पृथ्वी को हमने 3 क्षेत्रों में बांट रखा है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र था, इसको हम कहते थे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिक, है ना। और मैंने बताया था साल भर जो सूरज है वो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच ही रहता है। जब इन दोनों क्षेत्रों के बीच में रहता है तो सबसे ज्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा गर्मी किस क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन। इसीलिए आपने देखा होगा ये लाल रंग से दिखा रखा है, बहुत ज्यादा गर्म हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, और ऐसे 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा होता है, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट जोन। और लास्ट जो क्षेत्र होता है वो पोलर क्षेत्र कहलाता है, पोलर रीजन कहलाता है, या ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, जहां पर क्या होती है, ठंडी पाई जाती है। ठीक है, हमेशा यहां बर्फ जमी रहती है, जमा रहता है हिस्सा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर और पूछे इन तीनों हिस्सों में से सबसे ज्यादा सूर्यातप किस हिस्से में होगा, तो सबसे ज्यादा सूर्यातप किस हिस्से में होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, सूर्यातप होता है। सबसे कम सूर्यातप कहां होगा, सबसे कम सूर्यातप कहां हो जाएगा, ध्रुवों पर। ठीक है, एंड पॉइंट्स जो है ध्रुवों पर, यहां सबसे कम सूर्यातप होगा। तो सूर्यातप मैंने अभी बताया क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य की आने वाले विकिरण को ही हम क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं या सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसमें परावैंगनी किरणें भी होती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है, विजिबल लाइट होती है जो हम देख सकते हैं, प्रकाश तरंग होती है। ठीक है, दृश्य तरंगें होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसमें इंफ्रारेड तरंग होती हैं, जिनको अवरक्त किरणें कहते हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों हिस्सों में से जो हिस्सा हमें दिखता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जो इंद्रधनुष के रूप में दिखता है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, वो कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है दृश्य प्रकाश। इस हिस्से को हम देख सकते हैं, ना हम परावैंगनी हिस्से को देख सकते हैं, ना अवरक्त हिस्से को देख सकते हैं। परावैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। अगर ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी सूरज की, तो उससे क्या होता है, सनबर्न हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। और इंग्लिश की आपने क्लास ली होगी तो सर ने बताया था, जो पीटी का पेपर लगवा रहे थे, कि जो स्किन का जो अध्ययन होता है उसको हम डर्मेटोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो स्किन के त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे नितिन रंजन है, काफी फेमस है, तो ये कौन होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। तो ये परावैंगनी किरणों से बचाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर क्या मौजूद है, ओजोन लेयर मौजूद है। वो अभी हम जब वायुमंडल पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तब बताऊंगा। तो ये प्रकाश हमें दिखता है, ये प्रकाश हमारे लिए हानिकारक होता है, और ये प्रकाश भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। और इसी प्रकाश के कारण अवरक्त किरणें, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेज, इसी प्रकाश के कारण क्या होता है, सूरज की गर्मी का
एहसास होता है। अवरक्त किरणें जो बनती हैं वो ऊष्मा की वजह से बनती है। जैसे कि अभी इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे शरीर की गर्मी बाहर निकल रही होगी, तो जो गर्मी निकल रही है बाहर वो किस रूप में निकल रही है, वो निकल रही है अवरक्त किरणों के रूप में, ठीक है, इंफ्रारेड रेज के रूप में निकल रही है। अगर आपने देखा होगा कभी भी कोई भी ऐसा गेम देखा होगा या कोई मूवी देखी होगी जिसमें सेना के बारे में दिखाते हैं, मिलिट्री के बारे में, तो आपने देखा होगा मिलिट्री एक विशेष प्रकार का चश्मे का इस्तेमाल करती है जिसको नाइट विजन गॉगल कहते हैं। पबजी वगैरह खेलते होगे तो देखा होगा, उसमें क्या होता है, रात के अंधेरे में भी सामने जो इंसान होता है उसकी आकृति दिखाई देती है, ठीक है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे शरीर से क्या है, अवरक्त किरणें निकल रही होती है। तो अवरक्त किरणें निकलने से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो आउटलाइन होती है वो इस तरीके से कुछ बन जाती है, तो सामने वाले को दिख जाता है कि कुछ कोई आदमी सामने खड़ा है, गन वगैरह होगी तो गन की भी आकृति बन जाएगी, तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो सूरज की जो गर्मी है, तपन है, वो किसकी वजह से होती है? क्वेश्चन आएगा, यूवी रेज की वजह से होती है या विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश की वजह से या अवरक्त किरणों की वजह से? तो किसके कारण होती है? इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। क्या अवरक्त किरणों का कुछ रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में जहां हम इसका यूज कर रहे हो? तो बिल्कुल, अवरक्त किरणों का एक तो सेना यूज करती है, ठीक है। इसके अलावा अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं हम टीवी वाले जो बटन होते हैं उनमें, एसी, टीवी, उन सब के रिमोट में आगे आपने देखा होगा एक वो जला रहता है, एक वो लगा रहता है बल्ब सा, ठीक है। उस पे अगर आप हाथ रख लोगे आगे तो आप टीवी को अगर ऑन करना चाहोगे तो वो ऑन नहीं होता, तो उसमें इंफ्रारेड तरंगों का यूज होता है। क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है कि टीवी, एसी, इनके रिमोट में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? अवरक्त किरणों का करते हैं, ठीक है। हाँ, सेंसर वगैरह जो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, सेंसर जो होते हैं वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि ये जो सूर्यातप है ये पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं है। हर जगह समान नहीं है, तो किन किन चीजों पर ये निर्भर करता है, ठीक है। किस किस चीज पर ये निर्भर करता है इसके बारे में हमें और जानना है। तो यहां इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी में मैं कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं, लिख भी देता हूं, जिससे बाद में पीडीएफ दूंगा तो मिल जाएगा। तो जो हमारा सूर्यातप है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? पहली चीज है, जो सूरज की किरणें हैं उनका कोण क्या है, कोण से कैसे फर्क पड़ेगा? ऐसे सोचो, एक जगह है यू, ठीक है, और एक जगह है ऐसी। मान लो सूरज की किरणें ऐसे सीधे आ रही हैं, तो यहां जो एरिया पर पड़ रही है वो एरिया है ये। लेकिन अगर यहां ऐसे किरणें आ रही हैं सूरज की, तो यहां जो एरिया होगा वो तिरछा हो गया ना, तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे सीधी लाइन और हाइपोटेन्यूज ये ज्यादा होती है ना, ये वाली लाइन इसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति में ये एरिया जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सूरज की किरणें यदि सीधी पड़ रही हैं और तिरछी पड़ रही हैं, इन दोनों में फर्क ऊष्मा में आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारे मुंह पे सीधे टॉर्च मारूं और किसी के द्वारा रिफ्लेक्शन के द्वारा तुम्हारे मुंह पे लाइट पड़े, तो उससे फर्क होता है कि नहीं होता? ठीक है, सिंपल सी चीज है, किसी भी जगह से सबसे कम दूरी पर अगर आप कोई चीज रख दोगे तो वो जो भी चीज है वो आपको ज्यादा तीव्र दिखाई देगी बजाय अगर वो दूर रखी है तो अगर मैं किसी चीज को तिरछा कर दूंगा तो दूरी क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अगर प्रकाश बिल्कुल खोपड़ी पे पड़ेगा, जैसे दोपहर के समय पे होता है, आप देखते हो कि सूरज काफी निकट आ जाता है तो हमारे ऊपर गर्मी हमें दोपहर में ज्यादा लगती है, ठीक है। और एक समय है कि जब सूर्य का प्रकाश ऐसे तिरछा पड़ रहा है, ठीक है, तो एरिया जो होगा वो अलग अलग होगा। तो पहली जो चीज जिस पर सूर्यातप निर्भर करता है वो है किस कोण पर प्रकाश आ रहा है, यानी किस पर निर्भर करता है, यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, प्रकाश का कोण। और इस प्रकाश के कोण को एक शब्द दिया गया है जो पेपर में स्पेसिफिकली कौन, यूपीएससी वाले पेपर में याद रखना, जैसे सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, आईएएस दोगे, पीसीएस दोगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण को कहते हैं किलाइमा। क्या कहते हैं? किलाइमा कहते हैं, ठीक है, किलाइमा, ठीक है। ये जो कोण होता है जिस पर आता है उसको हम क्या कहते हैं? किलाइमा कहते हैं, ठीक है। दूसरा, कितना लंबा दिन है। अगर सूरज ज्यादा समय तक निकलेगा तो सूर्यातप उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर दिन लंबा कर दोगे तो सूर्य की किरणें और ज्यादा पड़ती रहेंगी। गर्मियों के समय में क्या होता है, दिन लंबे हो जाते हैं ना, तो गर्मी ज्यादा समय तक मिलती है हमें, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दिन की अवधि। ये जितने भी आपको कंसेप्ट बता रहा हूं,
यूपीएससी वाले एग्जाम, अच्छे लेवल के जो एग्जाम है, यूपीएसआई, कांस्टेबल लेवल में शायद इतना डिटेल में ना जाए, लेकिन यूपीएसआई, एसएससी, ठीक है, या जो और थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें ग्रुप बी वाले एग्जाम जो रहते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी और आईएएस पीसीएस तो है ही, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है वायुमंडल की पारदर्शिता। क्या? वायुमंडल की पारदर्शिता। अभी एग्जाम्पल आपको और देता हूं, फिगर से समझाता हूं। वायुमंडल की पारदर्शिता यानी अगर वायुमंडल में किसी भी प्रकार के कण नहीं होंगे, जैसे बादल वगैरह नहीं है, तो बादल नहीं है तो सूरज का प्रकाश ज्यादा आएगा या कम आएगा, जरा बताना ऑप्शन में। अगर बादल नहीं है, आसमान साफ है, तो सूरज का प्रकाश ज्यादा आएगा या कम आएगा? सही चला गया सर। हाँ, तो बादल नहीं है तो सूरज का प्रकाश कम आएगा ज्यादा आएगा? अबे क्या आंसर दे रहे हो मेरे भाई? हाँ, ज्यादा आएगा ना। बादल अगर नहीं है, आसमान साफ है, तो क्या होगा? सूरज का प्रकाश ज्यादा आएगा। इसीलिए तो जब आसमान साफ होता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, एवोपोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आसमान अगर साफ होगा तो क्या होगा? जो प्रकाश है वो ज्यादा आएगा। अगर मैं वायुमंडल में ऐसे कण लिया हूं या बादल लिया हूं, धूल के कण लिया हूं, गैसें ज्यादा होंगी, तो गैसों से टकराकर प्रकाश कुछ ना कुछ लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा? और इंसोलेशन, सूर्य तप क्या होता है? जो प्रकाश आ रहा है, जो जा रहा है वो नहीं, जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। तो इसीलिए इन तीनों कारणों पर निर्भर करता है सूरज का जो सूर्यातप है। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया या नहीं आया? खुशबू, मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सूर्यातप पढ़ा रहा हूं, सूरज के प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कहां कहां सीधा पड़ता है, कहां कहां नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक आ गया होगा समझ में। तो देखो जरा, जो अभी मैं आपको चीज समझा रहा था, देखो यहां पर किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, किरणें सीधी पड़ रही हैं तो एरिया जो है वो छोटा सा है। यहां तिरछी पड़ रही है ऊपर की तरफ, जब तिरछी पड़ रही है तो एरिया जो हो गया वो क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस पर निर्भर करेगा सूर्यातप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पर निर्भर करेगा। तो ये तीन मेन फैक्टर होते हैं जिन पर क्या है? सूर्यातप निर्भर करता है। अब बात आती है कि किसी भी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो सूरज का लगभग कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है? सूरज की जो टोटल ऊर्जा है उसका लगभग कितना हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच रहा है? तो सूरज की जो कुल ऊर्जा है उसका पृथ्वी तक कितना पहुंचता होगा? क्या लगता है आपको, कितना हिस्सा पहुंचता होगा? चलो तुक्का मारो जरा, सोचते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं। सूरज की जो कुल ऊर्जा है उसका कितना हिस्सा, कितनेवां, जैसे 1/10, 1/100, ऐसा कितनेवां हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता होगा? सूर्य की ऊष्मा का कितना हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता होगा? ये बताओ जरा आंसर। 1/10। प्रियंका सूर्यवंशी करिए, बहुत कम, फिर भी तुक्का मतलब अंदाजा 1/10। और तुम्हें मैंने सूरज पढ़ाया था और सूरज पे मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस का 1/10 अगर आ जाएगा यहां तो क्या स्थिति होगी? फिर तो सब जो है पके पके घूमेंगे, फ्राइड। ध्यान नहीं आ रहा, 35%। तो देखो, सूरज की जो कुल ऊष्मा है उसका पृथ्वी तक मात्र कितना हिस्सा पहुंचता है? 1/2 बिलियनवा हिस्सा। बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़, यानी सूरज की जो कुल ऊष्मा है उसका 100 करोड़ का भी आधेवां हिस्सा, यानी 1/200 करोड़वां सूरज का ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, ठीक है। ना 1/10, ना 1/100, ना 1/1000, कितना? 1 बिलियन का भी आधावां हिस्सा, 1 बिलियन का भी आधेवां हिस्सा सूरज की ऊष्मा का पृथ्वी तक आता है, और 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, ठीक है। तो बहुत ही कम हिस्सा सूरज का पृथ्वी तक आता है, लेकिन ये
बहुत ज्यादा है, हमारे लिए जीवन चलाने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ऊर्जा है ये भी। तो सूरज तो ऊर्जा का भंडार है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखना, ये लोग अक्सर याद नहीं रखते चीज को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो 35% वाला आप हिस्सा बता रहे थे वो अभी आएगा, अल्बिडो वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूरज की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक कितनी पहुंचती है, केवल सूरज की कुल ऊष्मा का आधेवां हिस्सा, किसका, बिलियन का आधेवां हिस्सा। ठीक है, परसेंटेज वाले पे भी आऊंगा। अब कोई भी जगह है उस पर उसका तापमान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, जैसे अलीगढ़ है या आगरा है, मथुरा है, हिमाचल है, शिमला है। ठीक है, शिमला, देहरादून, ये सब यहां की जगहों का तापमान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, सारी कंसेप्चुअल चीजें चल रही हैं अभी। फिर इन सबको मिलाकर क्वेश्चंस बनाऊंगा, फिर आप समझना कि कैसे एग्जाम में आएगा। तो किसी भी जगह का तापमान किस किस चीज पर निर्भर करेगा, तो एक तो निर्भर करेगा उसके अक्षांश पर, करेगा कि नहीं करेगा भैया, लैटिट्यूड पर। अगर कर्क रेखा के आसपास है, मकर रेखा के आसपास है, यानी बीच वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो गर्म होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में तो ठंडा होगा। तो एक तो अक्षांश हो गया, दूसरा ऊंचाई पर निर्भर करेगा। भैया ऊंचाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता, पहाड़ी इलाकों में तापमान कम होता है या ज्यादा होता है, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है उस पर भी अभी आऊंगा, कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो तापमान कम क्यों होता है। हम तो पहाड़ों पर जा रहे हैं तो सूरज के और निकट जा रहे हैं, तो तापमान तो और बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। ये दिमाग में बात आती है कि नहीं आती, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो हम तो सूरज के नजदीक जा रहे हैं, तो तापमान तो और बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, पहाड़ों पर तापमान घटता है, तो ऐसा क्यों होगा वो अभी समझाता हूं। तीसरा, सागर से दूरी, सागर से जितना दूर होगा, जितना पास होगा, वहां क्या होगा, सागर से क्योंकि हवाएं चलती रहेंगी तो तापमान को क्या करेंगी, थोड़ा सा कम करेंगी। ठीक है, तो सागर से दूरी पर निर्भर करेगा, जैसे बहुत ज्यादा दूर है सागर से तो वहां गर्मी ज्यादा होगी। और किस पर निर्भर करेगा, वहां का वायु चक्र कैसा है, यानी हवा वगैरह वहां किस प्रकार की चलती है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है किसी भी जगह का क्या, टेम्परेचर, तापमान। कोई बताएगा तापमान की मात्रक इकाई क्या है, तापमान की मात्रक इकाई क्या है, जल्दी आंसर करो। तापमान की मात्रक इकाई क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन है, करण शर्मा, वेरी गुड। चिराग गलत आपने कर दिया, सेंटीग्रेड नहीं है, केल्विन है, मात्रक इकाई केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन होती है, ध्यान रखना। अब उस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर जब चढ़ते हैं तो तापमान क्यों घटता है। तो देखो होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये एक प्रकार का जनरेटर है। ठीक है, या इन्वर्टर मान लो, इन्वर्टर की बैटरी की तरह मान लो। एक तरीके से ऐसा है कि जब लाइट आती है तो बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है, और जब लाइट चली जाती है तो क्या होती है, वो अब डिस्चार्ज होने लगती है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता। मोबाइल को मान लो, जब चार्जर लगा रखा है तो चार्ज हो रहा है, जैसे चार्जर हटा दोगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, बैटरी है ना। ऐसा ही मान लो पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसा ही है, चार्जर है एक। तो जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहती है, जब सूरज निकल रहा होता है तो क्या होती है, पृथ्वी लगातार गर्म होती रहती है, गर्म होती रहती है, गर्म होती रहती है। ठीक है, लगातार किसी चीज पे आप गर्म करे जा रहे हो तो उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी के साथ होता है, पृथ्वी दिन के समय में लगातार क्या होती है, इसका तापमान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, सारी चीज उसने क्या कर ली, सोख ली। अब जैसे ही रात आती है तो अब सोख ली, तो पृथ्वी की यह विशेषता है कि जो लेती है हाथ की हाथ वो देना भी शुरू कर देती है। तो जैसे ही आपने देखा होगा दोपहर के 2 से 4 के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, 12 बजे नहीं होती सबसे ज्यादा गर्मी, दोपहर के 2 से 4 के हॉर्न में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। उसका रीजन यही है कि लगातार पृथ्वी गर्म होती होती तापमान उसका बढ़ जाता है। फिर 4 बजे के बाद सूरज की जो तीव्रता होती है वो आपने देखा कम होने लगती है ना, धूप थोड़ी कम होने लगती है। तो इसीलिए धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती है, फिर ठंडी होनी शुरू हो जाती है।
अब जब रात होनी शुरू होती है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी वो सारी ऊष्मा जो इसने अवशोषित की थी उसको छोड़ना शुरू कर देती है, अपने से निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, अब यहां मैंने आसपास अपनी जमीन के आसपास ऊष्मा एब्जॉर्ब की थी, अब ऊष्मा को मैंने छोड़ना शुरू किया। ठीक है, या ऐसे मानो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, और उस यज्ञ में आप उस यज्ञ के नजदीक बैठे हो और एक बंदा सबसे पीछे बैठा है, तो जो नजदीक बैठा होगा उसको पहले ऊष्मा का एहसास होगा, या जो सबसे पीछे बैठा है उसको पहले ऊष्मा का एहसास होगा, तो जो पास में बैठा है। तो ऐसे ही पृथ्वी के साथ होता है, पृथ्वी गर्म हो गई, अब गर्म होके जब वो ऊष्मा ऐसे छोड़ रही है तो जो पृथ्वी की सतह के नजदीक होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जो ऊपर होगा वहां तापमान कम होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सतह के आसपास का हिस्सा है उसका तापमान ज्यादा रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो तो वो ऊष्मा अभी नीचे ही रह जाती है, तो इस वजह से ऊपर का तापमान क्या होता है, कम होता है। पहाड़ों पर तापमान क्या होता है, कम होता है। अब ये जो ऊष्मा छोड़ती है पृथ्वी, इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, स्थलीय विकिरण कहते हैं। आगे भी शायद आएगा, लिखा होगा थ्योरी में, स्थलीय विकिरण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा 8 बजे के आसपास यदि हवा नहीं चलती तो आपने देखा होगा शाम के टाइम पे हवा नहीं चल रही तो बहुत उमस सी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एसी चलाने का मन करता है, भैया एसी चलाओ तभी मजा आएगा। अब क्या होता है, पूरी रात पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती रहती है और सुबह के हॉर्न में लगभग 4 से 6 के हॉर्न में पृथ्वी क्या करती है, 4 बजे के आसपास अपनी सारी ऊर्जा छोड़ देती है। इसीलिए आपने देखा होगा सुबह 4-5 बजे के आसपास बड़ी बढ़िया सी नींद आती है, मौसम क्योंकि क्या होता है, बढ़िया सा हो जाता है, पंखा भी चल रहा होता है तो ऐसा मन करता है कि हल्की सी चादर हो और चादर ओढ़ के सो जाएं, बड़ा अच्छी सी नींद आती है सुबह 4 बजे के आसपास। उस समय क्या होती है, पृथ्वी अपनी सारी ऊष्मा ऊपर की तरफ छोड़ चुकी होती है, तो नीचे का तापमान क्या हो जाता है, उस समय ठंडा हो जाता है। नहीं, अगर हम ग्राउंड की तुलना में बात करेंगे तो माउंटेन पे एवरेज में बात करूं तो माउंटेन पर एवरेज भी कम तापमान रहेगा नीचे की तुलना में। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय की बात करूं तो माउंटेन पे ज्यादा हो सकता है, जब सूरज नजदीक होगा तो माउंटेन पे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं औसत की बात करूं, एवरेज की बात करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक समय की बात नहीं करते, एवरेज की बात करते हैं, पूरे दिन का एवरेज, पूरे मंथ का एवरेज, पूरे साल का एवरेज, ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर आप पहाड़ों पर चढ़ोगे जिस समय धूप निकल रही हो तो धूप तेज लगती है। ठीक है, क्योंकि वो आप पास पहुंच जाते हो उसके, वो चीज अलग है। ठीक है चिराग, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सूरज क्या करता है, पृथ्वी क्या करती है, दिन में लगातार सूरज से गर्म होती है और रात में उस किरण को छोड़ने लगती है, उस ऊष्मा को, और उस ऊष्मा को जो छोड़ती है उसको क्या कहते हैं, स्थलीय विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो पृथ्वी एक तरीके का क्या है, जनरेटर है, चार्जर है, सब लेती है और सब छोड़ देती है, कुछ अपने पास नहीं रखती। ठीक है, तो बात आती है अब जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, अभी सारी कंसेप्चुअल चीजें होंगी, अब कुछ डेट्स वगैरह आपको याद रखनी पड़ेंगी जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला तो ये बात है जो अभी मैंने आपको समझाया कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो सूरज की जो विकिरण है, किरणें हैं, वो किस किस रेखा के बीच में पड़ती हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ती है, यानी साल भर जो सूरज है वो इन दोनों रेखाओं के बीच में ही घूमता रहता है, ना इससे ऊपर जाता और ना इससे नीचे जाता, साल भर इन दोनों रेखाओं के बीच में ही इसका घर है, ना इस रेखा के ऊपर जा सकता ना इस रेखा के नीचे जा सकता। ठीक है, तो इनके बेसिस पर अब कुछ टर्म्स दी गई हैं, कुछ डेट दी गई हैं जब कुछ स्पेशल स्पेशल घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया, तो सौर मंडल की अगर मैं बात करूं तो सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। इसके लिए एक सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक ने, जिस वैज्ञानिक का नाम था केपलर, सुना होगा आपने, केपलर के नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। ठीक है, केपलर लॉ, 3 लॉ दिए थे इसने। तो इसने कहा कि सारे ग्रह सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं, यानी कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, गोलाकार नहीं घूमते, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा दूरी एक सी रहेगी, गोलाकार में क्या होता है, रेडियस हमेशा बराबर रहती है, ये कैसे घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं, यानी अंडाकार एक तरीके से ऐसे।
जब ऐसे घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर तो कभी नजदीक आएंगे और कभी दूर चले जाएंगे। तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक आ जाती है, क्या ये पृथ्वी जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक आ जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं उपसौर। सौर मतलब सूरज, और सूरज की क्या हो गई, निकट आ गई। इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। इंग्लिश में कहते हैं पेरीहीलियन। और जब सबसे ज्यादा दूर हो जाती है तो इस घटना को उप की जगह क्या आ जाएगा, अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में एपीहीलियन। कभी कभी इंग्लिश का ही हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है एपीहीलियन। तो इनकी डेट फिक्स रहती है, साल भर में एक पर्टिकुलर दिन है जब ऐसा देखने को मिलता है। तो वो डेट क्या है, परिभाषा क्या है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था सौरमंडल में कि सूरज और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम कहते हैं एक खगोलीय इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जब पृथ्वी नजदीक आएगी तो इस 15 करोड़ से कम हो जाएगी दूरी, और जब दूर चली जाएगी तो इस 15 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी थोड़ी सी दूरी। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा दूरी कम हो गई, कि 15 करोड़ का 2 करोड़ हो गया। पॉइंटों में फर्क आता है, इतना ज्यादा भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो पहली जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, अपसौर क्या है। तो अपसौर ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी अप आ रहा है ना, सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर हो, यानी ऐसा दिन जब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, एपीहीलियन या अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा लिख रही है और हिंदी में भी लिख रही है, जिस दिन पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर हो। और जब सबसे अधिक दूरी पर हो जाती है तो दूरी 15 करोड़ की जगह कितनी हो जाती है इस दिन, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। और ऐसा किस दिन होता है, ऐसा होता है हर साल 4 जुलाई को। कब होता है ऐसा, हर साल 4 जुलाई को। अब दिमाग में एक बात खनक कर आ रही होगी कि पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर है, और कब है, 4 जुलाई। जुलाई, ये सड़ी गर्मी पड़ रही है यार, एसी चलाना पड़ रहा है, बिना एसी के तो चैन ही नहीं है। यानी सूरज पास है तो ठंड हो जाती है, और दूर है तो गर्मी हो जाती है। मतलब सूरज एसी था, हम समझ रहे थे कि सूरज में गर्मी है और वो तो ठंडा निकला है भाई। जिसको हमने शैतान समझा वो तो ईश्वर निकला। तो ऐसा नहीं है, असल में पृथ्वी के 2 हिस्से हैं, ठीक है, 2 हिस्से। 2 हिस्से कैसे हैं, आधे आधे 2 है ना, बराबर है पृथ्वी। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के 2 बराबर बराबर हिस्से हैं, आधे आधे। एक उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और एक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये वाला जो आधा हिस्सा है ये इस वाले हिस्से के जस्ट अपोजिट काम करता है। अब पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी है ऐसे टेढ़ी, झुकी हुई है, यूं है अपने अक्ष पर, ठीक है। जब झुकी हुई है तो हम सूरज से दूरी निकालते हैं, तो एक दूरी ये हो गई। अब इधर झुका दिया किसी चीज को, देखो ऐसे झुका दिया तो इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी, तो ये वाली दूरी कम हो गई ना, ठीक है। पहले ऐसे था तो ये बराबर थे दोनों, लेकिन अब मैंने अगर इसको टेढ़ा कर दिया तो ये वाली साइड छोटी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो हमने जो दूरी निकाल रखी है ये दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से निकाल रखी है। और भारत की अगर हम बात करें तो पहली क्लास में पढ़ा था, भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना। तो भारत उत्तर में, तो हम अपने हिसाब से थोड़ी ना दुनिया चलाएंगे। दुनिया में तो बहुत सारे देश है ना, तो पूरी पृथ्वी के हिसाब से सोचेंगे ना, भारत के हिसाब से थोड़ा ना सोच रहे। तो भारत पड़ता है उत्तर में, और उत्तर में रहती है इस समय जून जुलाई में गर्मी। तो ये जो दूरी निकाली गई है ये दक्षिण के हिसाब से, ओवरऑल पृथ्वी के हिसाब से, तो हमें भारत के हिसाब से नहीं सोचना, ठीक है। इसीलिए जो डेट है ना वो उल्टी है, ठीक है। तो किस दिन होता है, ऐसा हो जाता है कुछ कि ये मान लो ये पृथ्वी है तो 4 जुलाई को एपीहीलियन होता है, और 3 जनवरी को अभी आएगा, इस दिन क्या होता है, उपसौर होता है, नजदीक हो जाती है। और इस दिन क्या हो गया, इस दिन दूर हो गई, ठीक है। तो ऐसा नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है उपसौर, ठीक है, पेरीहीलियन।
तो उपसौर की अगर बात करूं तो उपसौर जस्ट उल्टी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा दिन जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक हो, ऐसा दिन जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक हो। और इस दिन दूरी कितनी हो जाती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। 15 करोड़ किलोमीटर से घटके कितनी हो जाती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और यह होता कब है? 3 जनवरी को। यानी पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक किस दिन होती है? 3 जनवरी को। सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। उपसौर और अपसौर, डेट, दूरी, परिभाषा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है भाई, सबके समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि ये तो हो गया पास और दूर की। अब बात आती है कि जब सूरज ऊपर नीचे ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो मैक्सिमम सूरज कहां तक जा सकता था? उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर तक मैक्सिमम जा सकता था। और दक्षिण में मैक्सिमम कहां तक जा सकता था? 23.5 डिग्री दक्षिण तक जा सकता था। इन दोनों के बीच में ही रह सकता था ना। तो मैक्सिमम जो इसका घर है, आउटर बाउंड्री सूरज की कहां तक है? यहां तक है। और नीचे की तरफ मैक्सिमम सूरज कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। जब साल भर यहां से यहां के बीच में रहेगा, तो एक दिन ऐसा साल में होगा कि नहीं होगा जब सूरज कहां पहुंच जाएगा? अपने बिल्कुल कोने पर पहुंच जाएगा। तो जिस दिन सूरज बिल्कुल कोने पर पहुंच जाता है, यानी ऐसा दिन जब सूरज कर्क रेखा के एकदम ऊपर पहुंच जाता है। यानी मान लो ये कर्क रेखा है और सूरज बिल्कुल इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यानी सूरज इधर है और कर्क रेखा इधर है, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही है 90 डिग्री। तो इस दिन को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, इंग्लिश में समर सोलिस्टिक कहते हैं। ऐसी एक दिन ऐसा होगा जब सूरज सीधा यहां कर्क रेखा की जगह मकर रेखा पर चमकेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा चमकेगा। यानी ये कर्क रेखा मकर रेखा की लाइन है, तो सूरज की सीधी किरणें बिल्कुल कहां पड़ रही होंगी? मकर रेखा के ऊपर पड़ रही होंगी। ऐसे दिन को शीत संक्रांति कहते हैं या शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक। जब सूरज एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, तो जीरो के ऊपर 2 बार होगा कि नहीं होगा? सीधा एक बार जाने में, एक बार आने में। तो जब सूरज की किरणें बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती हैं, तो पृथ्वी को ऐसे घुमा लो, तो बिल्कुल बराबर का दिन और बराबर की रात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ऐसे दिन को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा से आया है, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इनकी भी डेट है। जैसे ग्रीष्म संक्रांति हमेशा 21 जून को होती है। आपने सुना होगा सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है, ठीक है। उस दिन शाम को 7:30 तक भी दिन सा आपको दिखेगा, ठीक है। फिर कभी कभी दिन और रात बिल्कुल बराबर 12-12 घंटे के हो जाते हैं, तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को हो जाते हैं। ऐसे सबसे छोटा दिन आता है जाड़ों में हमारे लिए, वो होता है 22 दिसंबर। तो इनकी भी परिभाषा पूछ सकता है पेपर में, और इनकी भी डेट पूछ सकता है। तो परिभाषा भी याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। ये तो रटनी है, परिभाषा और डेट। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आपसे पूछूंगा। तो ग्रीष्म अयनांत क्या हो जाएगा? ऐसा दिन जब सूरज लंबवत किरणें पड़ेंगी सूरज की एग्जैक्ट कहां पर? कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और कब होता है ऐसा? 21 जून को होगा, ठीक है। दूसरा इसका उल्टा, शीत संक्रांति या शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिक। ऐसा दिन जब सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़े। और ऐसा कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। तो 22 दिसंबर को हम जनरली कहते हैं ना बड़ा दिन, बड़ा दिन। तो वो बड़ा दिन दक्षिण वालों के लिए होता है, हमारे लिए तो सबसे छोटा दिन होता है। क्रिसमस डे को भी हम जनरली बड़ा दिन कहते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा दिन नहीं है, ठीक है। हमारे लिए छोटे दिन चल रहे होते हैं उस समय। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स, विषुव, यानी जब दिन और रात बराबर हो, यानी सूरज एग्जैक्ट कहां हो? बीचों बीच हो। और बीचों बीच में कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा। यानी जब सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़े। और ऐसा 2 बार होता है साल भर में, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। महसूस करना खुद से ये चीजें। 21 मार्च को लगभग दिन और रात आप देखोगे बराबर से होंगे बिल्कुल। अभी 23 सितंबर आने वाला है, तो ये देख सकते हो, क्योंकि 21 जून तो निकल गया। 23 सितंबर को देखना, दिन और रात अभी बराबर से होंगे। अभी धीरे धीरे आप देखोगे दिन छोटे होते जाएंगे, अभी देखना, ठीक है। दिन छोटे होने लगेंगे। अभी जैसे कि आप देखना शाम को 7 बजे तक दिन है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे 6:30 बजे ही दिन ढल रहा है, फिर 6 बजे ही ढल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? बराबर हो जाएगी दोनों की अवधि, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 23
सितंबर। तो ये डेट याद रखनी है, 6 डेट हो गई, 4 जुलाई, 3 जून, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। और इनकी परिभाषा हो गई। दूरी किस दिन क्या है ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इन पर बात आती है कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनेंगे? दिन सबसे बड़ा कब होना चाहिए? जब सूरज वहां डायरेक्ट दिखाई दे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा? तो आंसर आने लग गए, वेरी गुड, 21 जून को होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर में, सबसे ज्यादा उत्तर में सूरज कहां तक आ सकता था? सूरज की मैक्सिमम सीमा कहां तक थी? 23.5 डिग्री उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तर तक आ सकता था। उसी दिन सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबसे उत्तर में सूरज किस दिन आता था? 21 जून को आता था। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब हो जाएगा? 21 जून को हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब जब उत्तर में सबसे बड़ा दिन है तो भैया उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो दक्षिण वालों के लिए, जैसे मैं इधर हूं, मेरा सामने जस्ट दूसरा बंदा है, तो अगर मेरे को बड़ा दिन हो गया तो वो सामने अपोजिट वाले के लिए तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना। उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट? ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो 21 जून। क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन? तब भी आंसर क्या होगा? गोलार्ध चेंज कर दिया ना, और क्वेश्चन भी चेंज कर दिया। दक्षिण में सबसे छोटा उसी दिन होता है जिस दिन उत्तर में सबसे बड़ा होगा, तो 21 जून तब भी आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, क्या आंसर दोगे बताओ जल्दी? सबसे बड़ा दिन, इसका क्या आंसर दोगे? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, वेरी गुड, सबके सही आंसर आने लग गए। 22 दिसंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन आए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तब भी आंसर क्या होगा? अरे जब इस दिन बड़ा दिन हो गया दक्षिण में, तो उत्तर में क्या होगा? इस दिन छोटा दिन होगा, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? यही 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट मेरे हिसाब से यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को एग्जामिनर कभी कभी लोचा कर देता है और घुमा देता है। किस तरीके से घुमा देता है? दिन की जगह रात पूछ लेता है। मैं पूछूं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात किस दिन होगी? क्वेश्चन घुमा देता है, दिन की जगह रात कर दूं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात किस दिन होगी? अरे तो उसी दिन होगी जिस दिन सबसे, क्या सबसे बड़ी रात पूछिए तो क्या होगा? रात का उल्टा कर दो, सबसे छोटा दिन हो, तो वही है, क्वेश्चन को घुमा दिया। सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में किस दिन होगी? जिस दिन सबसे छोटा दिन हो, तो 22 दिसंबर आंसर हो जाएगा। देखो आंसर गलत आ गया है एक आध के, तो यही दिक्कत पेपर में हो जाती है। योगेंद्र ध्यान रखियो, यही दिक्कत पेपर में हो जाती है। क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा देता है, क्योंकि बंदा क्या है? रट के गया कि भैया समझना नहीं है, मेरे को नहीं आ रहा समझ में, रट के चले जाओ। जीएस में हर चीज रटने की नहीं है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में साइंस है, और साइंस जहां भी आ जाती है वहां रटने की कोई नीड नहीं होती। तो क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां गलती हो जाए, पेपर में गलतियां नहीं करनी है, एक बार में सिलेक्शन चाहिए। क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, तो क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात का मतलब क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन,
किस दिन होता है? 21 जून को होता है। वेरी गुड भाई प्रियंका, 21 जून को होता है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, सबने आंसर सही किया। योगेंद्र, खुशबू, बिल्कुल, तनु, सब सही बता रहे हैं। ज्योति जादव, वेरी गुड। बादल राणा, हाँ ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चनों में डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बताओ जरा, क्वेश्चन में लिख देता हूं। एक व्यक्ति है जो देखता है दोपहर के 12 बजे 22 दिसंबर के दिन। एक व्यक्ति है जो दोपहर के 12 बजे 22 दिसंबर के दिन देखता है कि उसकी छाया नहीं बन रही। ठीक है, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, शेडो वाले, एंगल वाले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं कि उसकी छाया नहीं बन रही, यानी शेडो नहीं बन रही है। तो ये व्यक्ति कहां खड़ा है? तो यह व्यक्ति कहां खड़ा है? स्टैंडिंग कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या आर्कटिक रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, या डी ऑप्शन है अंटार्कटिक वृत्त पर। एक व्यक्ति दोपहर के 12 बजे 22 दिसंबर के दिन देखता है कि उसकी छाया नहीं बन रही है, तो वह व्यक्ति कहां खड़ा होगा? आंसर आ रहे हैं। चिराग चौधरी कर्क रेखा, पुष्पेंद्र कह रहे हैं मकर रेखा, प्रियंका कैंसर, अच्छा पुष्पेंद्र आ गए मकर रेखा, चिराग चौधरी मकर। अभी चेंज कैसे हो रहे हैं आंसर? पहले तो कर्क था, गवेंद्र चौधरी मकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है? हाँ, मकर रेखा आंसर होगा। क्यों होगा आंसर ये मकर रेखा? कंसेप्ट को समझो। क्या कह रहा है? 22 दिसंबर को दोपहर के 12 बजे छाया नहीं बनती। अरे हमारी छाया कब नहीं बनती? जब सूरज की किरणें सीधे खोपड़ी पर पड़े। अगर किसी भी कोण पर पड़ेंगी तो छाया मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लंबवत पड़ेंगी तो कोई भी छाया, शेडो मेरी नहीं बनेगी। यानी दोपहर के 12 बजे 22 दिसंबर को चांद पर मेरी सूरज होना चाहिए। तो अभी तो समझाया, 22 दिसंबर को सूरज लंबवत कहां होता है? मकर रेखा पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। भाई समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, पुष्पेंद्र ने सही आंसर दिया था। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को थ्योरी में यहां पे मैंने समझा रखा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। जबकि दक्षिण में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, जो अभी थ्योरी समझाई वही लिख दी है, जिससे कि आपको बाद में आसानी हो पढ़ने में। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि दक्षिण में उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलो, तो यहां तक क्वेश्चनों में डाउट नहीं होना चाहिए। और कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि भाई कहां खड़ा है वो व्यक्ति, उसकी छाया नहीं बन रही। उसी वाले क्वेश्चन में छाया नहीं बन रही वाले में मान लो मैं चेंज कर दूं, यहां ये कहता कि 22 दिसंबर का दिन नहीं है, 21 जून का दिन है, तो आंसर क्या हो जाता? मान लो 22 दिसंबर की जगह 21 जून का दिन कह देता कि 21 जून का दिन है, तब वो व्यक्ति कहां खड़ा है। 22 दिसंबर की जगह 21 जून होता, तो आंसर क्या हो जाता? कर्क रेखा हो जाता। बिल्कुल सही। अगर यहां डेट कर देता 21 मार्च और 23 सितंबर में से कोई, तो फिर कहां खड़ा होता? तो फिर वो खड़ा होता भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई चीजें कंसेप्चुअली, तो फिर आपको एग्जामिनर घुमा नहीं पाएगा, बस लैंग्वेज चेंज करेगा, लैंग्वेज को आपको समझना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक तो हम बात कर रहे थे सीधे गोलार्ध की।
अब वो क्या करता है, अब असली ज्योग्राफी का प्रयोग करा लेता है, भूगोल का प्रयोग करा लेता है, और उस भूगोल के लिए आपको विश्व का नक्शा थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए। अगर आपका नक्शा भूगोल का दिमाग में नहीं है तो फिर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो अब आपको छोटा सा काम खुद से होमवर्क है, ये आपका करना है कि आपको भारत का नक्शा तो मैंने एक बार बता दिया था, वो देखना है, मैंने भी आपको समझाया था। अब विश्व का एक बार नक्शा भी आप धीरे धीरे करके अपने दिमाग में बैठाना शुरू करो। कैसे? एशिया से स्टार्ट करो। एशिया में भारत, भारत के आसपास के देश देखो, ठीक है, उनकी थोड़ी लोकेशन बनाओ कि ये जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, ये विश्व में पड़ते कहां हैं, यानी भूमध्य रेखा के रेस्पेक्ट में कहां है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठाना शुरू करो और उस बेस पे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब शहर देगा और शहर के हिसाब से पूछेगा कि किस शहर में बड़ा दिन होगा, किस शहर में छोटा दिन होगा। कंसेप्ट वही रहेगा जो अभी समझाया। जैसे क्वेश्चन आता है, मैंने शायद क्वेश्चन लिख रखे भी हूं, जैसे क्वेश्चन आता है, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है, 22 दिसंबर को किस शहर में सबसे लंबा दिन होगा? तो चलो पहले आप ही आंसर करो, फिर मैं आपको समझाता हूं चीजें। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन कहां होगा? फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आप आंसर करो, देखते हैं कि आंसर में आप क्या टिक करते हैं। अजय गौतम सी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, प्रियंका। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? ज्योति जादौन डी, और किसी का कोई आंसर? मेलबर्न, बादल राणा, मेलबर्न। तो देखो कंसेप्ट समझो, मेलबर्न, प्रियंका चौधरी बी, मैड्रिड। अपने फेवरेट शहरों के नाम बताए हो क्या? चलो समझो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? वो ये जो अभी पीछे समझाया। 22 दिसंबर को क्या कह रहा है? सबसे लंबा दिन। तो मुझे तो ये पता था कि भैया 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन कहां होता था? दक्षिणी गोलार्ध में होता था, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में होता था। अरे तो अगर मैंने कह दिया कि अलीगढ़ आपका इधर है, तो उसमें सुरेंद्र नगर कहां है, निरंजनपुरी कहां है, सेंटर पॉइंट कहां है? तो है तो अलीगढ़ में ही ना। तो उसी हिसाब से आपको टिक करना है कि भैया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो मेरे को कौन सा शहर छांटना होगा जो इसमें आए? तो बस मेरे को क्या छांटना है? ऐसा शहर छांटना है जो दक्षिणी गोलार्ध में हो। अब शहर तो कितने सारे हैं, तो ऐसे शहर नहीं आते पेपर में जो कॉमन नहीं है। ज्यादातर जो शहर वो देता है वो या तो राजधानियां होती हैं देशों की, या फिर फेमस फेमस शहर होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, क्रिकेट, खेल कूद, इन सब में सुने होंगे, ठीक है। तो अब आंसर आपके मेरे हिसाब से दिमाग में आ गया होगा, मेलबर्न होगा। कैसे? मॉस्को। ये मॉस्को भैया किसकी राजधानी है? याद करा दी ये राजधानी तो सारी मैंने, रूस की। और रूस कहां आता है? उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे ऊपर है, साइबेरिया, याद करो, ठीक है। तो ये तो उत्तर में हो गया, मुझे दक्षिण का छांटना है। मैड्रिड ये राजधानी है स्पेन की, और स्पेन कहां है? स्पेन है यूरोप में, और पूरा का पूरा यूरोप उत्तर में आता है। आंसर ये भी नहीं होगा। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, और इंग्लैंड कहां आता है? पूरा का पूरा उत्तर में आता, यूरोप में आता है, और यूरोप पूरा कहां है? उत्तर में। ये भी नहीं होगा। मेलबर्न कहां है? फेमस जगह है, ऑस्ट्रेलिया में है ना। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा मैदान था, लेकिन भारत ने उससे भी बड़ा बना डाला। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा वाला, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया कहां है? यहां जीरो के इधर पड़ता है ना ऑस्ट्रेलिया, यहां दक्षिण में। तो दक्षिणी गोलार्ध वाला ही छांटना था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेलबर्न। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि इसी के बेस पे और क्वेश्चन अभी देने वाला हूं। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं भाई किसी को?
आ गया, वेरी गुड भाई चिराग। और किसी को कोई डाउट? आ गया, खुशबू को भी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ जरा, 22 दिसंबर को किस शहर में सबसे छोटा दिन होगा? इसका आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर को किस शहर में सबसे छोटा दिन होगा? बताओ जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आने लग गया आंसर? हाँ बिल्कुल, मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करो, क्योंकि मैं अगर मैप पढ़ाने लग गया तो फिर तो सालों निकल जाएंगे मैप बताने में ही। सी सी सी, लिस्बन कैपिटल ऑफ पोर्टुगाल। अच्छा, और किसी के आंसर आ रहे हैं? केप टाउन, तुक्के मार रहे हो? करण शर्मा ए। चलो देख लेते हैं, 22 दिसंबर को क्या पूछा है? सबसे छोटा दिन। तो भैया छोटा दिन कब होता था, कहां होता था? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता था। तो कौन सा शहर छाटना है भैया मुझे? उत्तरी गोलार्ध का शहर छाटना है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। अरे ऑस्ट्रेलिया भी बताया कहां है? दक्षिण में है। आंसर हो सकता है क्या? तो आंसर तो ये हो नहीं सकता भाई। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल। शायद केवल प्रियंका ने ही सही आंसर दिया, बाकी किसी ने सही आंसर दिया ही नहीं। पुर्तगाल की राजधानी है, और पुर्तगाल कहां है? स्पेन के बराबर है, यूरोप में है, उत्तर में है, उत्तर में है, तो यही आंसर है, यही आंसर है। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। चिली कहां है? दक्षिण अमेरिका में। अरे जिसके नाम में ही दक्षिण आ रहा है वो दक्षिण में ही तो होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। केप टाउन कहां की राजधानी है? साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, और दक्षिण अफ्रीका के नाम में ही दक्षिण है भैया, तो दक्षिण में ही तो होगा अफ्रीका के, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? लिस्बन। केवल शायद प्रियंका ने ही सही आंसर दिया था, सबका गलत है। सपना ने भी बाद में सही आंसर दिया भी, बिल्कुल लिस्बन आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, राजधानियां भी याद हो, यानी इसमें आपकी पूरी भूगोल निचोड़ ली उसने। ये क्वेश्चन अक्सर पीसीएस आईएएस में ही आते हैं, लेकिन यूपीएसआई में भी आ सकता है अब, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, सीजीएल में भी आ चुका है। स्टैंडर्ड धीरे धीरे पेपरों का बढ़ता जा रहा है, तो अब वो वाले दिन चले गए हैं जब लूसेंट रट के काम हो जाता था। अब लूसेंट वाले जमाने नहीं है। लूसेंट से कुछ ही काम बनेगा, और आधा काम बनेगा, आधा नहीं बनेगा तो भी फेल हो जाओगे। ठीक है, तो पूरा ही काम बनाना पड़ेगा। चलो, तो एक आध और भी है क्या क्वेश्चन? नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने क्वेश्चनों की आपको बता दी। एक और कैटेगरी क्वेश्चन की आ सकती है, वो क्या कैटेगरी होती है? वहां पर आपको शहर देकर यह पूछता है कि साल भर में इस शहर पर सूरज कितनी बार सीधा चमकेगा। साल भर में सूरज उस जगह पर कितनी बार सीधा चमकेगा। तो पहले आप ये 3 अच्छे से क्वेश्चनों को समझो, घर में प्रैक्टिस करना। फिर वो जो चौथी कैटेगरी है और कुछ और 5वीं 6वीं कैटेगरी है, वो मैं आपको कल डिस्कस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लेना। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कोई डाउट उठे तो वो पूछ लेना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, तो ये चीज आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक है, चलो, तो अपना ख्याल रखें सभी। ठीक है, घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें। पीटी के लिए ऑलरेडी सर ने एक बैच बना लिया है, डीआई वाला। तो वो डीआई के लिए आपको जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहेंगे। 20 नंबर की डीआई आनी है पीईटी में, तो वो सर बता रहे हैं आपको। बाकी जीएस का भी मैं डाल चुका हूं, तो वो चीजें पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स फरवरी के बाद की जल्दी ही आपको मिल जाएंगी। इस महीने के खत्म होने तक आपको हर हालत में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।